नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन की तैयारी तेज। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात। करारी हार के बाद लालू परिवार में बढ़ी तकरार। रोहिणी आचार्य ने छोड़ी राजनीति और घर। तेज प्रताप ने कहा अन्याय का परिणाम होगा भयावह। भाजपा का तंज, जिस परिवार की बेटी घर में सुरक्षित नहीं वो राज्य को कैसे देंगे सुरक्षा। दिल्ली विस्फोट मामले में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। धमाके में इस्तेमाल कार के मालिक और सुसाइड बॉम्बर उमर के साथियों में शामिल कश्मीर निवासी आमिर राशिद अली दिल्ली से गिरफ्तार। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा मीडिया देश के विकास की खबरों के साथ युवाओं में भरती है आशा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा देश के लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका अहम। टोक्यो डेफ ओलंपिक के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। भारत के नाम 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में प्रचंड जीत के बाद एनडीए सरकार गठन में जुट गया है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर तेज है। चुनाव आयोग ने चुने हुए विधायकों की सूची राज्यपाल को भेज दी है और ऐसे में अगले हफ्ते नए राजनीतिक कैलेंडर के तय होने की चर्चा तेज है। लेकिन इसी बीच महागठबंधन में हार के बाद लालू परिवार की कलह खुलकर सामने आ गई है। रोहिणी आचार्य के मारपीट के आरोपों ने सूबे की सियासत में हलचल मचा दी है और तेज प्रताप की तीखी प्रतिक्रिया ने मामला और गर्म कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि महिला सम्मान की बातें करने वाले तेजस्वी यादव ही क्या अपनी बहन से हाथापाई पर उतर आए हैं। बिहार की राजनीति में यह सिर्फ विवाद नहीं, चरित्र और छवि पर भी बड़ा सवाल है। प्रचंड जीत के बाद एनडीए बिहार में सरकार गठन की तैयारी में है। पटना से लेकर दिल्ली तक एनडीए घटक दलों के शीर्ष नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिलहाल अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर राज्यपाल को नहीं सौंपा है, लेकिन खबर है कि नई सरकार गठन के लिए अगले सप्ताह का राजनीतिक कैलेंडर तय है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने प्रफुल्ल मांझी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। इसी तर्ज पर आने वाले दिनों में जेडीयू, बीजेपी और आरएलएम के विधायक दल की बैठकें होंगी। विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और नए समीकरणों पर चर्चा होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक भी तय मानी जा रही है। कुल मिलाकर प्रचंड जीत के बाद एनडीए खेमे में उल्लास का माहौल है। वहीं महागठबंधन की करारी हार के बाद लालू परिवार की आपसी रार अब खुलकर सामने आ गई है। लालू प्रसाद को अपनी किडनी डोनेट करने वाली उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने साथ गाली गलौज और मारपीट किए जाने के आरोप लगाए तो सूबे की सियासत में हंगामा मच गया। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी के बयान के बाद प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई। वहीं बहन रोहिणी के अपमान पर पहले से ही परिवार से अलग कर दिए गए तेज प्रताप भड़क गए। कहा इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। उन्होंने पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा कि मेरी बहन का अपमान किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तेज प्रताप यादव ने राजद प्रमुख लालू यादव से आग्रह करते हुए कहा कि आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में खुद गाड़ देगी।
केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर के प्रमुख चिराग पासवान ने ये पारिवारिक विवाद जल्द सुलझने की कामना की, तो जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इस पूरे प्रकरण में राजद प्रमुख लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की चुप्पी पर सवाल उठाया और इसे चिंता का विषय बताया। बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों को घर जोड़कर रखने की नसीहत दी। मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। लालू जी राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया कि लालू प्रसाद जी का तिलिस्म उनके जीवन काल में ही खत्म हो गया। बेटा बहन को चप्पल से पीट रहा है। ये सामाजिक परिवर्तन है या लालू जी के परिवार का चारित्रिक पतन? तेजस्वी यादव ने सोमवार को अपने पार्टी की समीक्षा बैठक बुलाई है, लेकिन अब आम जनता भी सवाल उठा रही है। जो तेजस्वी यादव मंचों पर महिला सम्मान और अस्मिता की रक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं, वही अपनी ही बहन के साथ हाथापाई पर उतर आए। बात सिर्फ राजनीति की नहीं, दोहरे चाल, चरित्र और चेहरे की भी है, और जनता इसे साफ देख रही है। लालू परिवार की कलह ने राजद की परेशानी और बढ़ा दी है। ऐसे में लोग तेजस्वी यादव को सलाह दे रहे हैं कि महागठबंधन की हार की समीक्षा के साथ परिवार की स्थिति की भी समीक्षा करें। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और भाजपा नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर चुटकी ली है। अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी को 95 चुनावों में मिली हार पर राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। मालवीय ने कहा कि राहुल दशकों में मिली करारी हार के बावजूद शताब्दी से 5 साल पीछे हैं। अमित मालवीय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए पूछा कि आखिर राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने में असमर्थ क्यों है। मालवीय ने राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह हास्यास्पद है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बावजूद राहुल गांधी चिंतित नहीं है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए कार बम विस्फोट मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। एनआईए ने इस मामले में कश्मीर के रहने वाले आमिर राशिद अली नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि शख्स ने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की साजिश रची थी। एनआईए ने आमिर राशिद अली को राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एनआईए की जांच से पता चला था कि जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा निवासी आरोपी ने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकी हमला करने की साजिश रची थी। आमिर उस कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया था, जिसका इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए वाहन आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के रूप में किया गया था। श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे घाटी को झकझोर दिया है। हादसे की गूंज अब जांच एजेंसियों तक पहुंच चुकी है और एनएसजी की विशेष टीम ने मौके पर पहुंचकर हर सुराग की परत दर परत पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन इन सारी अटकलों के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कहा है कि इस धमाके में किसी आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई संकेत नहीं मिला है। अब पूरी जांच एनएसजी के हाथों में है और लोग इंतजार कर रहे हैं उस सच का जो घटना की पूरी तस्वीर सामने रख सके। श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में हुए ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की टीम इस घटना की जांच में जुट गई है। रविवार को एनएसजी की एक विशेष टीम ने घटनास्थल पहुंचकर व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान घटनास्थल पर मलबे और अवशेषों की बारीकी से जांच की गई। एनएसजी टीम के पहुंचने के साथ ही पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नौगाम पुलिस थाने में ब्लास्ट में किसी भी साजिश से इनकार किया है। उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि इस घटना में किसी भी तरह की आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई एंगल नहीं है। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।
एसएफएल की टीम दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी और उनके सहयोगी आतंकियों के घर से बरामद विस्फोटक का सैंपल ले रही है। उसी दौरान रात के करीब 11:20 पर धमाका हुआ। उस हादसे से अनेक लोग हताहत हुए। इसमें किसी तरह की आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई एंगल नहीं। कानून के तहत इस तरह की घटना में मजिस्ट्रेट की जांच अनिवार्य है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात भीषण धमाका हुआ। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल हो गए। ये ब्लास्ट उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक की सैंपल ले रही थी। मारे गए 9 लोगों में से 1 इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जी शामिल है। हालांकि उपराज्यपाल के बयान के बाद उन तमाम कयासों पर विराम लग गया है जिसमें कहा जा रहा था कि इस घटना के पीछे कोई आतंकी गतिविधि हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात का दौरा किया। इस दौरान वो सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां काम कर रहे इंजीनियरों और कर्मचारियों से बातचीत भी की और इस दौरान एक कर्मचारी ने प्रधानमंत्री मोदी को कुछ खास पंक्तियां भी सुनाई। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी। आपको क्या लगता है, स्पीड ठीक है? आप लोगों ने जो तय किया था उस टाइम टेबल से चल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहेगी? मैं केरला से हूँ। मैं इधर सेक्शन 2 नवसारी नॉइस। गुजरात में पहली बार आई आप? हाँ सर, मैं इधर सेक्शन 2 नॉइस बैरियर फैक्ट्री में रोबोटिक यूनिट देख रही हूँ। उधर नॉइस बैरियर का जो रिबार केज है वो रोबोट की मदद से हम लोग वेल्डिंग कर रही है। क्या लगता है आपको, ये बुलेट ट्रेन बनाना और भारत में पहली ट्रेन बनना, इसको आप स्वयं के मन में क्या सोचती है, परिवार को क्या बताती है? सर ऐसे लगता है कि ये ड्रीम है, जो मैं काम कर रही हूँ वो बहुत काम आएगा सर आगे परिवार के लिए। प्राउड मोमेंट है मेरे लिए ये सर। देखिए, जब तक मन में ये भाव नहीं आता मैं मेरे देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देश को एक नई चीज दे रहा हूँ। जिसने पहला स्पेस सैटेलाइट छोड़ा होगा उसको लगता होगा ना, और आज सैकड़ों सैटेलाइट जा रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम श्रुति है, मैं बैंगलोर से हूँ और मैं लीड इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ। डिज़ाइन और इंजीनियरिंग कंट्रोल देखती हूँ। तो आप जैसे कह रहे हैं, पहले जो भी अब इनिशियल प्लान और इम्प्लीमेंटेशन जो भी होता है वो पहले होता है, फिर जैसे जैसे एग्जीक्यूशन करने की ओर पे जाते हैं हम उसके प्रोज एंड कॉन्स हर बार चेक करते हैं हर एक स्टेप में। और अगर हमसे ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, पहले सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर तब भी नहीं हुआ तो कौन सा ऑल्टरनेट सोल्यूशन उसके लिए देख सकते, वो करके हम हर एक स्टेप में आगे बढ़ते जाते हैं सर। ये जो आपके अनुभव है अगर वो रिकॉर्डेड होंगे, एक ब्लू बुक की तरह तैयार होते हैं, तो देश में हम बहुत बड़ी मात्रा में बुलेट ट्रेन की दिशा में जाने वाले हैं। अब हम नहीं चाहेंगे हर लोग नया प्रयोग करें। यहां से जो सीखा हुआ है वो वहां रिप्लिका होना चाहिए, लेकिन वो रिप्लिका तब होगा कि क्यों ऐसा करना पड़े, इसका ज्ञान होगा तो होगा, वरना क्या होगा कि वो ऐसे ही कर देंगे। अगर इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं, भविष्य में स्टूडेंट्स के लिए भी काम आ सकता है।
जिंदगी यहीं खपा देंगे, देश को कुछ देके जाएंगे। ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, बस देश आगे बढ़े ये अरमान चाहिए। मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, देश का नाम ऊंचा रहे हर बार बार हो। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में 5वें लेखा परीक्षा दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक खजाने के संरक्षक के रूप में सीएजी की भूमिका की सराहना की। संस्थान को जवाबदेही और ईमानदारी का स्तंभ बताया। उन्होंने बेहतर ऑडिट को सुशासन का अहम हिस्सा बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ऑडिट दिवस 2025 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अपने संबोधन में सीपी राधाकृष्णन ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक खजाने का संरक्षक बताते हुए सराहना की तथा सार्वजनिक धन की सुरक्षा और सुशासन को बढ़ावा देने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। It provides essential feedback on governance, public trust and accountability. The organization with 40,000 officers and staff from over 125 offices all around the country plays a vital role in auditing union and state governments, public sector enterprises and autonomous bodies, and in compiling state accounts. As we march towards being a Viksit Bharat at 2047, CAG will remain a key partner in ensuring physical discipline and transparency for effective governance. उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने कौशल और लेखा परीक्षा क्षमताओं को निरंतर उन्नत करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जन कल्याण शासन के केंद्र में बना रहे। I urge you all to upgrade your skills and auditing abilities to meet the needs of the globe. This will help you come up with ideas of make public spending more transparent and ensure that people's money is spent for public welfare. The CAG, through initiatives like One Indian Audit and Accounts Department, One System, AI-based audit frameworks and many others, has embedded technology, predictive analytics and generative AI into the very DNA of public financial management. इस मौके पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी संजय मूर्ति ने 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में सीएजी की भूमिका का जिक्र किया। Every year, the 16th of November holds special significance for us, as it is on this day in 1860 that India's first Auditor General assumed office. We celebrate this day to reflect on a rich legacy, to reaffirm our core institutional values of integrity and accountability, and rededicate ourselves to the service of the nation. Sir, we are acutely conscious of our key role as an enabler of good governance in the nation's journey towards Viksit Bharat by 2047. Towards this end, the department in 2023 has, after immense deliberations within, come out with a strategic plan till 2030. दुनिया भर के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों का एक ही उद्देश्य है, सार्वजनिक धन की रक्षा करना और सुशासन को बढ़ावा देना। इनमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही, पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों को कायम रखते हुए गर्व से खड़ा है। मोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो इनपुट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हैदराबाद में आयोजित पहले रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 समारोह में मीडिया से
राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में मीडिया को निष्पक्षता और सच्चाई बनाए रखनी चाहिए। समारोह में रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की जन्म जयंती पर उनके मूल्यों, ईमानदारी, उत्कृष्टता और समर्पण को आगे बढ़ाने की अपील की गई। उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित 7 क्षेत्रों में अवार्ड प्रदान किए। Stay of the media houses as our nation moves forward towards the great vision of Viksit Bharat by 2047, the target laid down by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. It is essential that media organizations also become partners in nation building, highlighting the stories of innovation, startups, women empowerment. और वहीं राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूं तो देश की कई नामचीन हस्तियां मौजूद थीं, लेकिन शुभारंभ मीडिया के छात्रा के द्वारा कराया गया और ये पहल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। और क्या कुछ रहा खास इस कार्यक्रम में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश राज। भारतीय प्रेस परिषद की प्रमुख न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सीईओ विजय जोशी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर मीडिया जगत को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अश्विनी वैष्णव ने लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और प्रेस की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए गलत सूचनाओं से मुकाबला करने और सावधान रहने पर जोर दिया। सबसे पहले नेशनल प्रेस डे पर कंप्लीट प्रेस एंड मीडिया के जगत में जितने भी काम करने वाले हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। प्रेस का जो रोल है हमारे डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की, जबकि मुख्य वक्ता के तौर पर पीटीआई के सीईओ विजय जोशी ने कहा कि मीडिया आज क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, लेकिन अभी भी अपार संभावनाएं हैं। During the last year, the Council came out with several studies and recommendations that touch upon every aspect that affects the credibility of the press today. The study report on guidelines for the media, police and security forces on reporting from conflict-affected areas focuses on the safety of journalists and maintaining sensitivity and balance while reporting conflict situations. Credibility of the press is the very foundation of a healthy democracy. That credibility is cracking. It is cracking under the relentless pressure of global infodemic. It is cracking under the threat of fake news. And it is cracking under the fake news being aided by the slow creep of artificial intelligence. सेमिनार में प्रेस की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी जिक्र किया गया। तथ्यपरक सूचना देना मीडिया का पहला धर्म है, लेकिन फेक न्यूज की इन दिनों बहार है, जिस पर सेमिनार में जमकर चर्चा हुई और कहा गया कि फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के मामले में जो फेक न्यूज चलाई गई वो कहीं न कहीं मीडिया के ऊपर सवालिया निशान छोड़ते हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर मीडिया जगत को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए अश्विनी वैष्णव ने लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और प्रेस की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए गलत सूचनाओं से मुकाबला करने और सावधान रहने पर जोर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी के विवादित बयान पर अब राजभवन ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्यपाल कार्यालय की ओर से एक आधिकारिक नोट जारी कर सांसद के बयान को संवैधानिक संस्था की गरिमा पर सीधा हमला बताया गया। इस नोट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कल्याण बनर्जी की टिप्पणियां न केवल निराधार हैं, बल्कि एक संवैधानिक पद को कमजोर करने का प्रयास भी है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कल्याण बनर्जी के बयान पर आपत्ति जताते हुए उनसे माफी की मांग की है।
See, as far as the present issue is concerned, I have suggested a decent option to the Honorable MP. If he feels that he has said something which is not correct, he has the option to apologize to the people of Bengal. Otherwise, legal action will be taken. And legal action, you know, however high you think you are, the law is above you. Nobody, not even the MP, is above law. Whatever legal action, legal options are there, will certainly be explored. और पंजाब के जिला फिरोजपुर में बुधवारा इलाके में शनिवार शाम को आरएसएस कार्यकर्ता बलदेव के बेटे नवीन अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दो अज्ञात हमलावरों ने घर लौट रहे 40 वर्षीय नवीन को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल नवीन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों और इलाके के लोगों में गहरा रोष है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही एसएसपी फिरोजपुर भूपेंद्र सिंह और विधायक रणवीर सिंह भुल्लर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिजनों को हमलावर के जल्द पकड़ने का भरोसा दिया है। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। हमलावरों की तलाश के लिए कई विशेष टीमें भी गठित की गई हैं। नवीन अरोड़ा जी हैगे सीगे ते इन्हां दा करीब 30-35 साल उम्र ते ये अपनी दुकान तो अपने घर जा रहे सी मोटरसाइकिल ते दो अणपछाते बंदियां ने आके इन्हां दे गोलियां मारियां ते जिन्हां दे नाल इन्हां दी डेथ हो गई। ते बड़ा अफसोसनाक एक यह इंसीडेंट है जिहड़ा होया। साडी पुलिस की मुस्तैदी असी पिछले दिनों बहुत जिहड़ियां माड़े अंसरां ते कार्रवाइयां करते आ रहे हैं, उस डिस्पाइट दैट यह इंसीडेंट हो गया तो अफसोसनाक इंसीडेंट है। तो ये सारे शहर वास्ते साडी पुलिस वास्ते भी तो असी इहदे विच पूरा हुण जोर लाया होया। 8-9 टीमां बनाईयां होईयां ते जल्द तो जल्द असी उन्हां नूं गिरफ्तार करांगे ते उन्हां ते जिहड़ा बनदी ढुकवीं सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं मृतक के रिश्तेदार अशोक बहल ने बताया है कि मृतक के पिता और दादा आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। आरएसएस के साथ परिवार के जुड़ाव को हत्या का कारण माना जा रहा है। लड़का मरिया वो मेरा भतीजा ही सीगा। उन्होंने फादर जिहड़े बलदेव कृष्ण जी ने वो आरएसएस के एक बड़े सीनियर कार्यकर्ता ने। तो बलदेव कृष्ण के पिता जी भी स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी भी उन्होंने भी आरएसएस के बहुत सारिया सेवावां दित्तियां। 70 उम्र वो आरएसएस नाल जुड़े रहे। बलदेव कृष्ण जी भी समाज सेवा के हर वेले तत्पर रहंदे ने। कल उन्होंने बेटा दुकान तो जदों अपने घर जा रहा सी 7 बजे के करीब तो यूको बैंक के कोल दो लड़कियां ने उन्होंने पहले टारगेट किया होया सी। एक लड़का पिछे किते उन्होंने रेकी करदा आ रहा सी, एक अगे खड़ा सी। जदों ही वो यूको बैंक कोल पहुंचा तो उहदे सिर दे विच पिछले पासे 2 गोलियां मारियां जो लगदा उहदी मौके ते जिहड़ी है वो डेथ हो गई। तो उस तो बाद बागी हस्पताल ले गए सी तो उत्थे उन्होंने डिक्लेयर करता कि ब्रॉड डेड। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम खादी और ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने दिल्ली में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में यूपी पवेलियन का अवलोकन किया। मेले में उत्तर प्रदेश ने अपना राज्य दिवस समारोह भी मनाया। इस मौके पर यूपी कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि यूपी के पंडाल में प्रदेश की औद्योगिक, सांस्कृतिक, तकनीकी प्रगति का पूरा प्रदर्शन 140 स्टॉल पर देखा जा सकता है। यूपी पवेलियन राज्य में के 140 स्टॉल लगाए गए हैं, जिन्होंने इन स्टॉल में हमारे उद्यमियों, हस्तशिल्पी, एमएसएमई, ओडीओपी के जो उत्पाद हैं वो आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर प्रदेश के औद्योगिक, सांस्कृतिक, तकनीकी प्रगति का पूरा प्रदर्शन हमारे 140 जो स्टॉल है उन पे किया गया है। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा खनन क्षेत्र में देर रात बड़ा हादसा हुआ। बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के कृष्णा माइनिंग वर्क्स साइट पर पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक धंस गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ओबरा खनन क्षेत्र है, बिल्ली मारकुंडी भी कहते हैं इसको, और यहाँ पर जो दुर्घटना घटी है उसके लिए प्रशासन लगा हुआ है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगी हुई है और लगातार यह कोशिश हो रही है कि किस तरह से जो मजदूर दबे हैं उनको निकाला जाए। सोनभद्र के ओबरा खनन क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। रास पहाड़ी स्थित कृष्णा माइनिंग की खदान में अचानक चट्टान का बड़ा हिस्सा दरक कर नीचे आ गिरा। मौके पर काम कर रहे मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।
हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि लगभग 15 लोगों के अभी भी अंदर फंसे होने की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही थाना ओबरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और प्राथमिक स्तर पर रेस्क्यू शुरू किया। एक घटना हुई है, अब उसकी जांच की जाएगी, देखा जाएगा ये किस तरीके से हुई है, जो उसके लिए कार्रवाई होगी। जो अल्ट्राटेक कंपनी है, दूसान कंपनी है और ओबरा पावर कारपोरेशन है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिर्जापुर से रवाना हुई। इसी बीच प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक संजीव गोंड भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि सरकार राहत और बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। 3 दिन से सारा काम ठप है, लेकिन अब किसके लापरवाही से, किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब जांच का विषय है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मिर्जापुर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की विशेष टीमें बुलाई गईं। भारी मशीनरी, सर्च डिवाइस और मैनुअल उपकरणों की मदद से टीमें लगातार मलबे को हटाने की कोशिश कर रही है। हर पल कीमती है और अधिकारी यही कह रहे हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता हर हाल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। ये दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार कार्य कर रही है और कटर से जो पहाड़ हैं, छोटे छोटे हैं, उनको काटा जा रहा है और उम्मीद है कि रेस्क्यू कार्य शुरू करके जो मजदूर दबे हैं उनको बचाया जा सकेगा। एम्स पटना के न्यूरो सर्जरी विभाग ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के साथ मिलकर 35वां रेजिडेंट टीचिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप का सफल आयोजन किया। कार्यक्रम में एम्स पटना के डायरेक्टर डॉक्टर राजू अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। आयोजन समिति का नेतृत्व ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर विकास झा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर आनंद दास और डॉक्टर ब्रिजेश कुमार ने किया। कार्यक्रम में देश भर के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन ने रेजिडेंट डॉक्टरों को मरीजों की जांच और उपचार की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य न्यूरो सर्जरी रेजिडेंट्स को उन्नत क्लिनिकल स्किल्स से सशक्त बनाना है। और छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने तुमालपाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी, कुल 3 माओवादी को मार गिराया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकांश राव गिरिपुंजे की हत्या की साजिश रचने वाला और आईईडी ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कुख्यात माओवादी मांडवी देवा को भी डीआरजी की टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया। मांडवी देवा कोंडा एरिया कमेटी का जन मिलिशिया कमांडर था, जो कई निर्दोष ग्रामीणों की हत्या में शामिल था। मारे गए तीनों माओवादियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। वहीं घटनास्थल से 303 राइफल, बीजीएल, लॉन्चर सहित कई हथियार, गोला बारूद, दस्तावेज सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदर राज पट्टलिंगम ने कहा है कि बस्तर में माओवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने सभी सक्रिय माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की अपील की। 2025 में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में अब तक कुल 233 माओवादी मारे जा चुके हैं। बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मोदी संगठन के विरुद्ध में सुरक्षा बल द्वारा लगातार प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है। अभियान के दौरान आज दिनांक 16 नवंबर को प्रातः 6 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में 2 महिला माओवादी सहित कुल 3 माओवादी का डेड बॉडी बरामद की गई, जिनकी शिनाख्ती एरिया कमेटी मेंबर मांडवी देवा, एरिया कमेटी मेंबर पुड़ियामी कंगी, एरिया कमेटी मेंबर सोडी कंगी के रूप में हुई। तीनों माओवादी कैडर पर कुल 15 लाख इनाम घोषित है। मुठभेड़ स्थल से एक 303 राइफल और अन्य बीजीएल लॉन्चर्स और आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद हुई। वर्तमान की परिस्थिति में माओवादी कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प शेष बच गई है, हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण करना चाहिए। और नई दिल्ली में सांसद खेल महोत्सव व नमो रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया। हर उम्र के लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया। पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन हुआ। इस आयोजन में इस क्षेत्र के 4000 से अधिक युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव पूर्वी दिल्ली नमो रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन हुआ।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्वी दिल्ली लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने सांसद खेल महोत्सव पहल की जमकर सराहना की। इस दौड़ के माध्यम से समाज के अंदर रोड सेफ्टी के नियमों का प्रचार प्रसार और उनको प्रेरित करने का ये जो ध्येय है सच में बहुत ही सुंदर है और मुझे लगता है कि सुरक्षित दिल्ली, विकसित दिल्ली की राह में इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। नमो रन फॉर रोड सेफ्टी में हर उम्र के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली सांसद खेल महोत्सव में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, कुश्ती, फुटबॉल सहित अन्य पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का जोश नजर आया। आज नमो रन हमने अपने क्षेत्रवासियों के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए रखी है, जिसका थीम रोड सेफ्टी भी है, फिट इंडिया भी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 घंटा रोज अगर आप खेल पर देते हैं तो आप कई बीमारियों को हरा सकते हैं। सांसद खेल महोत्सव किसी सांसद द्वारा आयोजित करवाए जाने वाला एक खेल उत्सव है, जिसका उद्देश्य स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और युवाओं में शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता और फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाना है। पूर्वी दिल्ली सांसद खेल महोत्सव में रन फॉर रोड सेफ्टी में जहां एक और फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज और खिलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया जैसे नारों के साथ फिटनेस के संदेश को आगे बढ़ाया गया, तो इस मंच से रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। और पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ ने सीमा पार तस्करों के कई प्रयासों को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने अलग अलग अभियानों में 2 ड्रोन और 8 पैकेट हेरोइन बरामद किए और 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए हैं। अभियान में अलग अलग जगहों से लगभग 11 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद किए गए हैं। फिरोजपुर के बरके गांव के पास खेतों से एक DJI माविक और 4 प्रो ड्रोन पकड़े गए। बीएसएफ के इस कार्रवाई का मकसद सीमा पार से चल रहे नार्को टेरर नेटवर्क को खत्म करना है। तिरसठवें वालोंग दिवस का समापन समारोह 15 और 16 नवंबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश के वालोंग में आयोजित हुआ। एसपीआर कोर ने 2 दिवसीय कार्यक्रम के साथ 63वां वालोंग डे मनाया, जिसमें 1962 के युद्ध के दौरान लड़ी गई ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण बैटल ऑफ वालोंग में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस को सम्मानित किया गया। पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी, क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल VMB कृष्णन, GOC एसपीआर कोर लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत S पेंढारकर, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मेन सहित 1962 युद्ध के वीर सैनिक और उनके परिजन उपस्थित रहे। 15 नवंबर को वालोंग डे की पूर्व संध्या पर लाइट एंड साउंड शो, ड्रोन डिस्प्ले, सैंड आर्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने 1962 के वीर जवानों की कहानी को जीवंत किया। वहीं 16 नवंबर को वालोंग वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ समारोह की शुरुआत हुई। इसके बाद युद्ध नायकों को समर्पित मूर्तियों का अनावरण भी किया गया। दिल्ली में रविवार को गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर एक किताब का विमोचन हुआ और इस पर बोलते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार 5 लाख किताबें युवाओं में वितरित करेगी, जो सिख गुरुओं के जीवन पर आधारित होंगी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया है कि केंद्र सरकार ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार के काफी प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब के 350वें शहीदी वर्ष को भी सभी ने मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ मनाएंगे। जहाँ जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे वीर बाल दिवस शहजादों का, चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बात करें पाकिस्तान में खोला, चाहे लंगर पे GST ख़त्म करने की बात करें, हर चीज़ सिखों के लिए जहाँ भी 84 हुआ और वहाँ पे ये अनाउंसमेंट हरियाणा सरकार ने की, अगर कोई भी किसी भी स्टेट में और रहता हो, अगर वो 84 रॉयट्स में उनका कोई नुकसान हुआ है तो उनको नौकरियां दी जाएंगी। दिल्ली में पहले महीने हमारे CM दिल्ली ने और सरकार ने नौकरियां दी। डॉक्टर अग्निहोत्री बहुत बड़े विद्वान हैं
पूर्व वाइस चांसलर हैं, उनके द्वारा एक 80-85 पेज में गुरु महाराज की शहादत का वर्णन और कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर जो किताब आज विमोचन हुई है, वो एक दूरगामी संदेश देगी 350वें साल में। और हम भी, दिल्ली सरकार भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 5 लाख किताबें जो गुरु महाराज के शहीदी यात्रा मार्ग पे जितने गुरुद्वारे हैं उन सब गुरुद्वारों से परिचित कराने के लिए छापकर युवाओं में वितरित करने वाली है। भारतीय नौसेना 24 नवंबर को अपने स्वदेशी जहाज निर्माण अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने जा रही है। मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में माही श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस माही को औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह जहाज 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बनाया गया है। साथ ही आईएनएस माही को आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जो भारतीय नौसेना की तकनीकी दक्षता, डिजाइन और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। और दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काफी संख्या में प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहां आजमगढ़ की साड़ियां जहां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, तो वहीं एक जिला एक उत्पाद के तहत भी उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। और क्या खास है इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के भारत मंडपम में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। इस बार मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई है। भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काफी संख्या में प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ महिला उद्यमी भी काफी संख्या में देखी जा सकती हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का प्रदर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। पूरे साल भर हमें ट्रेड फेयर का इंतजार रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये जब मेला होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे B2B संपर्क बनते हैं। रिटेल में भी हमारा प्रोडक्ट काफ़ी सेल होता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आए मोहम्मद ताबिश भी हर साल की तरह इस बार सिल्क की साड़ियां लेकर यहां पहुंचे हैं। इस बार रंग का टिश्यू और खड्डी मोगा साड़ियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इनमें काफी ऐसी भी साड़ियां देखी जा सकती हैं जिन्हें हाथ से बनाने में करीब 6 महीने से ज्यादा का समय भी लग जाता है। साल 2025 का जो है रन कार्ड टिश्यू एंड खड्डी मूंगा पिला है। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो साड़ियाँ होती हैं हमारी टोटल हैंडलूम बेस्ड होता है, और इसका जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन जो चीज़ बन के आती है सामने, तो फिर जो सामने वाला जो साड़ी को लेने वाला होता है, जो पहनने वाला होता है, उसकी तबीयत खुश हो जाती है, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग और इसकी जो क्वालिटी और इसका जो लुक होता है बहुत ही आउटस्टैंडिंग आता है। एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रदर्शक उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा काफी प्रदर्शक प्राकृतिक उत्पादों को भी नए तरीके से पेश कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया कुछ ऐसे सेलेक्टेड लोकेशंस हैं जो GI अप्रूव्ड हैं, ठीक है। तो उसमें मुजफ्फरनगर एक आता है, तो वहाँ मुजफ्फरनगर से हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे होता है, तो वहाँ से हम जैगरी को प्रमोट करते हैं ज़्यादातर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हर दिन राज्य दिवस समारोह की भी धूम देखने को मिल रही है। रविवार को हरियाणा ने भी अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। इसमें कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। मेले के पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए हैं, जबकि आम जनता इस मेले का दीदार 19 नवंबर से कर सकेगी। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने रविवार को हैदराबाद में जनजाति गौरव दिवस समारोह के अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सावित्री ठाकुर बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुई। कार्यक्रम के बाद मंत्री ने टैंक बंद पर भाजपा द्वारा आयोजित एक विशाल रैली में भी भाग लिया। इस दौरान सावित्री ठाकुर ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अपने जीवन को वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब और हाशिए पर खड़े समुदायों के कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। बिरसा मुंडा जी ने बहुत कम उम्र में उनका बलिदान, उन्होंने इस देश स्वतंत्र संग्रामी में उनका बलिदान हुआ, और आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं और पूरे वर्ष मनाते रहेंगे।
और इन जो जनजाति का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार नीचे तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुँचे और जनजाति को आगे लाने का, अब हर जगह एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं ताकि हमारी जनजातियों में शिक्षा का स्तर बढ़े, स्वास्थ्य और शिक्षा का। आज माननीय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से कई महिलाओं को स्वास्थ्य की चिंता की। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष रमाचंद्र राव ने कहा है कि बिरसा मुंडा ने कम उम्र में ही देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और एनडीए शासित राज्य उनके सम्मान में जयंती समारोह आयोजित कर रहे हैं। We are celebrating this program for year long to commemorate Birsa Munda's life story and also his contribution to the freedom movement and also for the tribal welfare rights. सरकार ने कहा है कि भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 2030 तक इसका आकार $100 अरब से भी ज्यादा हो जाएगा। डिजिटल तकनीक, युवाओं की बढ़ती मांग और रचनात्मक कामों के नए अवसर इसकी बढ़त को और तेज कर रहे हैं। ये क्षेत्र हर साल लगभग 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है और 2027 तक करीब 3067 अरब रुपए का हो जाएगा। सरकार का मानना है कि 2030 तक भारत सिर्फ कंटेंट देखने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया को नया कंटेंट और बौद्धिक संपदा देने वाला प्रमुख देश बन जाएगा। पिछले 10 सालों में इस सेक्टर ने देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में अच्छा योगदान दिया है। खास बात यह है कि भारत में एनिमेशन और वीएफएक्स का काम 40 से 60% तक सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ बड़ा और कुशल कामगार वर्ग मौजूद है। इसी वजह से कई विदेशी कंपनियां अपना पोस्ट प्रोडक्शन काम भारत में कराती हैं। भारतीय कहानियां और कंटेंट अब दुनिया भर में पसंद किए जा रहे हैं। भारतीय ओटीटी दर्शकों में लगभग 25% लोग विदेशों से हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सीडेंटेड रियलिटी को औपचारिक पहचान देना इस क्षेत्र में नई ऊर्जा ला रहा है। कुल मिलाकर भारत का AVGCXR सेक्टर अब अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार है। और आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में निर्वाचित सदस्यों की सूची राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां को सौंप दी गई। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद ने ये सूची और इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। नई दिल्ली में अमृत फार्मेसी के 10वें स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि अमृत फार्मेसी आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं पर 50% तक की छूट देती है, जिससे अब तक 6.80 करोड़ से अधिक मरीजों को राहत और करीब 8,400 करोड़ रुपए की बचत हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क सुरक्षा मैराथन 2025 नमो रन को हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षित सड़क व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जयपुर में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि भारत माता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कर्नाटक के बेलगावी में भारत श्रीलंका का सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 11 गहन प्रशिक्षण चरण में पहुंच गया है। इस चरण में सैनिकों को शारीरिक प्रशिक्षण से लेकर युद्ध के दौरान काम आने वाली सभी अहम तकनीकें सिखाई गईं। जवानों को बेहतर युद्ध शिक्षा देने के लिए ऑपरेशन इंद्रसेरा जैसी केस स्टडी भी कराई गई। भारतीय नौसेना 25 और 26 नवंबर को राजधानी के मानेकशॉ सेंटर में स्वावलंबन 2025 कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। ये कार्यक्रम नवाचार, तकनीक और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य को सामने लाएगा। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण कल शेख हसीना पर जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराध के बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाएगा। साथ ही न्यायाधिकरण उनके 2 करीबी सहयोगियों पर भी अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मौजूमदार की अध्यक्षता वाले 3 न्यायाधीशों के पैनल ने फैसले की तारीख की पुष्टि की, जिसके बाद राजधानी ढाका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह आरोप जुलाई से अगस्त 2024 के छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह से उत्पन्न हुए हैं, जिसके दौरान अभियोजकों का आरोप है कि तत्कालीन आवामी लीग सरकार ने प्रदर्शनकारियों का हिंसक दमन किया था। शेख हसीना के साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर भी मुकदमा चला रहा है, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं। शेख हसीना और कमाल पर अशांति के बाद देश छोड़कर भागने के बाद उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा रहा है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार ने
शरणार्थियों के लिए नियम काफी सख्त करने का फैसला किया है। सरकार ने कई सुरक्षा प्रावधान घटाने और कई तरह की सुविधाएं बंद करने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि ये कदम अवैध प्रवास पर रोक लगाने के लिए जरूरी है। नए नियम डेनमार्क के सख्त मॉडल की तर्ज पर बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर रिफॉर्म यूके जैसी एंटी इमिग्रेशन पार्टी का काफी दबाव है, जिसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और इसी कारण सरकार ने अपनी नीति और कड़ी कर दी है। वहीं गृह मंत्री शबाना महमूद ने साफ कहा है कि वो शरणार्थियों को मिलने वाला गोल्डन टिकट यानी आसान फायदा खत्म करेंगी। अभी तक शरणार्थी दर्जा 5 साल के लिए मिलता है, जिसके बाद लोग स्थायी निवास और फिर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने इस अवधि को घटाकर सिर्फ 30 महीने करने का फैसला किया है। यानी शरणार्थियों को लंबे समय तक सुरक्षित दर्जा मिलना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। उधर मैक्सिको में जेन जी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेयर की सार्वजनिक हत्या के बाद लोगों में बहुत गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैक्सिको के कई शहरों में भीषण प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इन्हें जेन जी प्रोटेस्ट भी कहा जा रहा है। बीते दिनों एक मेयर की हत्या के बाद प्रदर्शनकारी सार्वजनिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। दुनिया के कई देशों में चल रहा जेनजी प्रदर्शनों का दौर अब मैक्सिको भी पहुंच गया है। यहां बीते 1 नवंबर को हुई उरुआपन शहर के मेयर की सार्वजनिक हत्या के बाद देश के मैक्सिको सिटी और मोरेलिया समेत कई शहरों में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि शनिवार को इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान राष्ट्रपति आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। दरअसल उरुआपन शहर के मेयर कार्लोस मंजो की डे ऑफ द डेड नामक एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मेयर कार्लोस संगठित अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। उनकी हत्या के बाद देश भर में सार्वजनिक सुरक्षा के अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी प्रदर्शन शुरू हो गए। शनिवार को जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम के आवास के बाहर लगे बैरिकेड्स लांघने की कोशिश की, तो इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प में करीब 100 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। इस संबंध में करीब 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। हम इसलिए मार्च कर रहे हैं क्योंकि हम न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि युवा लोग तंग आ चुके हैं। वो अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भविष्य चाहते हैं। जेन जी मैक्सिको नाम का समूह देश के कई शहरों में प्रदर्शनों के आयोजन में सक्रिय हिस्सा ले रहा है। ये समूह खुद को किसी पार्टी से संबंधित ना होने का दावा करता है। हालांकि इन प्रदर्शनों में सभी आयु वर्ग के लोग देखे जा सकते हैं। सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सवाल उठाते हुए इन पर विपक्षी पार्टियों के समर्थन का आरोप लगाया है। साथ ही राष्ट्रपति शिनबॉम ने प्रदर्शनकारियों के पीछे विदेशी ताकतों के समर्थन की भी बात कही है। करीब 1 साल से राष्ट्रपति पद संभाल रही क्लाउडिया शिनबॉम दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं। हालांकि इस दौरान उनके कई फैसलों को विवादों का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि वह राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों की इस मौजूदा चुनौती से किस तरह निपटेंगी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।